हेलो एंड एवरीवन, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी की। उम्मीद करूंगा आप सब मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहद अच्छे से करेंगे। मेरा नाम है शैलेंद्र पांडे और आप सभी का स्वागत है इस केडी कैंपस की संस्थान के अंतर्गत। केडी कैंपस सीयूटी आपके लिए लेके आ रहा है बेहतरीन फ्री ऑफ कॉस्ट फाउंडेशन बैच, जिसके अंतर्गत हम आपको कराने वाले हैं कंसेप्ट्स, क्वेश्चंस, पीवाईक्यू और बहुत सारा प्रैक्टिस सेट। तो मेरे प्यारे साथियों, आप इसी चैनल पर बने रहें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर कर दें, जिससे नोटिफिकेशन जो भी हमारी क्लासेस का हो सबसे पहले आपको प्राप्त हुआ है ना। क्योंकि हम अगर अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं तो उम्मीद है कि आप भी अच्छी क्वालिटी ढूंढ रहे होंगे और अच्छे कॉलेज की प्राप्त करने के लिए अच्छा कंटेंट का होना जरूरी है, जो कि हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। बाकी बातें, लंबी बातें सभी टीचर करेंगे, लेकिन मेरी बातों पर बिलीव करने के बजाय आप अपने प्रैक्टिस सेट पर जो भी किताब हो उन किताबों पर बिलीव करिए। अगर मेरे पढ़ाई में से प्रश्न बन पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं, देख पा रहे हो तो बातें ठीक चल रही हैं, वरना मैं हवाबाजी कर रहा हूं दोस्त। किसी भी टीचर को जज करने का आज के समय बेहतर तरीका ये है कि आप उसकी थोड़ी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। एग्जाम ओरिएंटेड बातें पढ़ रही कि नहीं पढ़ रही, ज्ञान किसी में हो सकता है, पर एग्जाम निकालने के लिए एग्जाम ओरिएंटेड बातें पढ़ना बहुत जरूरी है ना दोस्त। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं, आज इस क्लास के अंतर्गत मैं फिर से एक डोमेन सब्जेक्ट आपको डिस्कस करने जा रहा हूं और उस डोमेन सब्जेक्ट का नाम रहेगा केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री आप ये दोनों मेरे साथ डील करोगे और इस केमिस्ट्री क्लासेस के अंतर्गत मैं आपको पढ़ाऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स। केमिस्ट्री का सिलेबस काफी लंबा भी है और काफी टॉपिक्स भी हैं, पर लेकिन आपको बेसिकली 10 से 11 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, 10 से 11 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, है ना। तो दोस्त, अगर हम बात करें कि कौन कौन से सिलेबस, कौन कौन सा चैप्टर छूट गया, कौन कौन सा चैप्टर हटा दिया गया, कौन कौन सा चैप्टर जोड़ा गया, वो सारी बातें हम इस क्लास के अंदर कर लेंगे, है ना। अगर हम बात करें दोस्त, ये जो केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री हमारे पास डोमेन सब्जेक्ट है। मैं बता देना चाहता हूँ, नॉर्मल सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए हम लोग नहीं पढ़ा रहे हैं, ये हमारे पास क्या मेरे कॉमन, हमारे पास डोमेन सब्जेक्ट है, ओके। और डोमेन को आपने 11 12 की एनसीईआरटी के बेस पर जरूर पढ़ते रहिए, क्योंकि जो आपके एनसीईआरटी के अंदर लास्ट में ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप उनको प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, क्योंकि प्रश्न मोस्टली वहीं से आते हैं और पेपर में सही भी एनसीईआरटी को ही बेस माना जाता है ना। तो अगर मैं शुरुआत करूं दोस्त, हमारे पास केमिस्ट्री क्या है, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, तो केमिस्ट्री रसायन विज्ञान किस शब्द को कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं दोस्त, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान बना कहां से है ना। तो हमारे पास एक कंट्री है, उस कंट्री का नाम है इजिप्ट। हमारे पास एक देश है, कंट्री है, उस कंट्री का नाम है इजिप्ट कंट्री। और इस इजिप्ट कंट्री के अंतर्गत एक नदी बहती है और जिसका नाम है नील नदी। क्या नाम है मेरे भाई, नील रिवर, नील नदी। एक कंट्री है जिसका क्या नाम है मेरे भाई, इजिप्ट। और इजिप्ट, इसी इजिप्ट कंट्री के अंतर्गत एक नदी बहती है, नदी फ्लो करती है, जिसका नाम है नील रिवर, नील नदी। और इसी नील रिवर में पाई जाती है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। कौन पाई जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, है ना। ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी की अगर हम बात करें, तो इसी काली मिट्टी में कुछ पार्टिकल्स होते हैं और उन पार्टिकल्स का क्या नाम होता है मेरे भाई, कीमिया। अच्छा, कीमिया को चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो इंग्लिश में, और चाहो तो आप इस तरह से लिख सकते हो। ये हमारे पास दोस्त एक क्या है, कीमिया है। तो दोस्त, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि केमिस्ट्री बना कहां से, केमिस्ट्री होता क्या, इस बात पर जाने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाह रहा हूं केमिस्ट्री बना कहां से है। तो केमिस्ट्री का ओरिजिन कहां से हुआ, तो एक कंट्री है, उस कंट्री का नाम क्या है मेरे भाई, इजिप्ट। इसी इजिप्ट कंट्री के अंतर्गत एक नदी बहती है, उस नदी का नाम क्या है, नील नदी। और इसी नील नदी में क्या पाई जाती है, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी पाई जाती है। इस ब्लैक सॉइल में कुछ पार्टिकल्स हैं जिनका क्या नाम है, कीमिया। ये कीमिया अपने आप में लैटिन वर्ड है, और इस कीमिया का जो अपने आप में अर्थ होता है मेरे भाई, जो इंग्लिश में अर्थ होता है वो होता है केमिकल्स। जिस तरह से केमिकल्स, रसायन विज्ञान, जिस तरह से मैंने आपको फिजिक्स पढ़ाने का प्रयास किया है, मेरे पढ़ाने के तरीकों में कोई अंदाजा नहीं बदलेगा। तो इसीलिए आपको सीखते रहना, जब भी मेरी क्लासेस आपको देखने को मिले, चाहे वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री को, हमेशा आपको एक काम करना है, मेरे साथ बोलते रहना है, पहला ध्यान समझने पर देना है ना। तो दोस्त, केमिस्ट्री शब्द का ओरिजिन किस शब्द से हुआ है, कीमिया से। ये कीमिया क्या है, कुछ पार्टिकल्स के नाम है। ये पार्टिकल्स कहां पाए जाते हैं, ब्लैक सॉइल में। और ये ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी कहां पाई जाती है, नील नदी में। और नील नदी कहां फ्लो करती है, तो आंसर होगा मेरे भाई इजिप्ट कंट्री के अंतर्गत। इजिप्ट कंट्री के अंतर्गत एक नदी बहती है, उस नदी का नाम क्या है, नील नदी। और उस नील नदी में क्या पाई जाती है, उस नील नदी में क्या पाई जाती है, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में कुछ पार्टिकल्स हैं जिनका क्या नाम है, कीमिया। और इस कीमिया का अपने आप में अर्थ होता है केमिकल्स, और इन दोनों से बना है केमिस्ट। और इन्हीं कीमिया वर्ड से किसका ओरिजिन हुआ है, केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का अर्थ भी क्या होगा, केमिकल्स। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं केमिस्ट्री क्या है, तो आंसर होगा केमिस्ट्री साइंस, विज्ञान की वह शाखा है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स।
रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रसायनों का अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स। केमिस्ट्री का ओरिजिन किस शब्द से हुआ है? कीमिया से, और कीमिया का अर्थ अपने आप में क्या है? केमिकल्स। तो आज केमिस्ट्री का अर्थ भी क्या होगा मेरे भाई? केमिकल्स। तो केमिस्ट्री क्या है? तो आंसर क्या होगा? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study, chemistry is the branch of science in which we study different type of chemicals, different types of chemical। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रसायनों का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रसायनों का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, क्लास बाइलिंगुअल रखना है या एक ही लैंग्वेज में चलना है, हिंदी में या इंग्लिश में, तो बता देना मुझे आप लोग कमेंट करके, है ना। रसायनों, विभिन्न प्रकार के रसायनों का अध्ययन करना ही रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है मेरे दोस्त। तो केमिस्ट्री का ओरिजिन कहां से हुआ? तो आंसर क्या होगा सर? केमिस्ट्री का ओरिजिन इजिप्ट कंट्री के अंदर एक नदी बहती है जिसका नाम है नील नदी। इस नील नदी में पाई जाती है ब्लैक सोयल, और ब्लैक सोयल में कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनका नाम है कीमिया, और इस कीमिया का अर्थ अपने आप में होता है केमिकल्स, और इसी कीमिया से कौन बना है? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का अर्थ भी क्या होता है? केमिकल्स। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स इज कॉल्ड केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रसायनों का अध्ययन किया जाता है। अगर दोस्त हम बात करें कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? हु इज फादर ऑफ केमिस्ट्री? रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो अगर दोस्त हम बात करें फादर ऑफ केमिस्ट्री को लेके, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री को लेकर काफी सारे वैज्ञानिकों के बीच मतभेद रहा, लेकिन फाइनली जो आंसर दिया गया था वो दिया गया था मेरे भाई लेवोसियर को, और लेवोसियर का पूरा नाम होता है एंटोनी लेवोसियर। अगर हम बात करें दोस्त हमारे पास फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो आंसर आपका क्या होगा सर? फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है मेरे भाई? एंटोनी लेवोसियर। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहेंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? एंटोनी लेवोसियर। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें दोस्त फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं, इसका आंसर तो आपको मिल गया। अगर मैं प्रश्न पूछ लेता कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे कहते हैं? आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो दोस्त आंसर क्या होगा? फादर ऑफ केमिस्ट्री और एज वेल एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री दोनों ही किसको कहा जाता है मेरे भाई? लेवोसियर को। तो यहां भी आंसर क्या होगा मेरे? एंटोनी लेवोसियर। फादर ऑफ केमिस्ट्री और एज वेल एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे कहेंगे? तो आंसर क्या होगा? एंटोनी लेवोसियर को। ठीक है। आधुनिक रसायन विज्ञान या रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा गया? क्या आपके एंटोनी लेवोसियर को। और एंटोनी लेवोसियर को क्यों कहा गया, है ना? वाई, क्यों, आखिरकार क्यों एंटोनी लेवोसियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा गया और एज वेल एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा गया? वैज्ञानिक तो काफी सारे थे, औरों के नाम भी आ सकते थे, पर आखिरकार फादर ऑफ केमिस्ट्री इनको ही क्यों कहा गया?
तो इसके पीछे का रीजन है मेरे, इन्होंने 3 महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताने का प्रयास किया, जिसमें पहला है हमारे पास H2O वाटर। इसके बारे में सहायता की H2O वाटर। अगर H2O की बात करें तो यहां पर H हमारे पास क्या होता है मेरे भाई, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। और प्रश्न आता है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की? हाइड्रोजन वॉज डिस्कवर्ड बाई, हाइड्रोजन वॉज डिस्कवर्ड बाई, हाइड्रोजन की खोज किसने की? तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है मेरी हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन वॉज डिस्कवर्ड बाई हेनरी कैवेंडिश, हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की। हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज की और इसके बारे में बताया कि इसका एटॉमिक नंबर ये होता है, एटॉमिक मास ये होता है, फलाना ये ढिकाना ये सब कुछ बता दिया। मतलब सारी की सारी बातें, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सारी बात बता के चले गए, पर इसको ये नाम नहीं दे पाए। तो आज हम एच को पढ़ रहे हैं कि एच मतलब हाइड्रोजन। ये जो नाम दिया था, ये नाम दिया था मेरे भाई एंटोनी लेवोजियर ने। तो नेम्ड बाई, नेम किसने दिया? तो आंसर होगा एंटोनी लेवोसियर ने। और अगर बात करें कि हमारे पास खोज किसने की, तो आंसर क्या होगा? हेनरी कैवेंडिश ने। ये वही हेनरी कैवेंडिश हैं जिन्होंने फिजिक्स में कैपिटल जी के बारे में बताया। कैपिटल जी का वैल्यू होता है 6.676 इंटू 10⁻11। अरे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन से? तो आंसर क्या होता है मेरे भाई? हेनरी कैवेंडिश। इज इट क्लियर? अच्छा, अगर हम दूसरी बात करें, दूसरी बात पर जैसे हमने ये बात पढ़ने का प्रयास किया, दूसरी बात के लिए हाइड्रोजन की खोज किसने की और ऐसा सब हो गया। फिर दूसरा बात, यही यही पार्ट पे अगर हम बात करें तो दोस्त हमारे पास इसमें एक और शब्द दिखाई दे रहा हुआ, ओ, है ना। ओ का मतलब दोस्त होता है हमारे पास ऑक्सीजन। अब प्रश्न आता है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन वॉज डिस्कवर्ड बाई, ऑक्सीजन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन से, है ना। तो ऑक्सीजन की खोज करने वाले वैज्ञानिकों में 2 वैज्ञानिकों के नाम आते हैं। पहला विलियम सील का, विलियम सील का। और 1773 के अंतर्गत एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था विलियम सील। लेकिन ये विलियम सील साहब ऑक्सीजन की इन्होंने खोज तो कर ली, सब कुछ बता भी दिया, लेकिन कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड नहीं करा पाए। तो कंप्लीट जानकारी किसने प्रोवाइड कराई? तो आंसर होगा प्रिस्टले साहब ने। किसने प्रोवाइड कराई थी मेरी? प्रिस्टले साहब ने। कर प्रोवाइड कराई 1774 के अंतर्गत, ठीक है, अगले ही साल के अंतर्गत। तो प्रश्न है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की? सिर्फ इतनी सी बात बोले। और ऑप्शन विलियम सील और प्रिस्टले दोनों ही है, और दोनों में से किसी एक को आंसर करना पड़ जाए तो पहली प्रायोरिटी आप प्रिस्टले साहब को करोगे, क्योंकि सबसे या फिर अब मैं कह सकते हैं पूर्ण जानकारी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑक्सीजन के बारे में किसने प्रोवाइड कराई? तो आंसर होगा प्रिस्टले साहब ने। पर ये दोनों इसके बारे में बता के चले गए, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, पर ये दोनों इसका नाम नहीं दे पाए। आज जो हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन किसने नाम दिया? तो ये नाम जो हम पढ़ रहे हैं वो नाम दिया था एंटोनी लेवोसियर ने। बोला सर इसमें कौन सी बड़ी बात कर दी? अरे नाम से तो सब कुछ रखा है जी। कल आप मुझे जानोगे तो मेरे चेहरे से पहले मेरे नाम को सुन के जानोगे, है ना। दुनिया आपको जाने तो पहले आपके नाम से जानेगी, है ना। एंटोनी लेवोसियर। जब एक बिल्डिंग बनाई जाती है और बिल्डिंग में अगर किसी जैसे अंबानी फैमिली का हो तो लिखा होता है अंबानीज फैमिली, है ना। बिल्डिंग में नाम देना बहुत जरूरी होता है, वरना बिल्डिंग का अपना कोई वजूद नहीं होता है वैसे ही। अच्छा, दूसरा, पहला तो इन्होंने बताने का प्रयास किया H2O के बारे में, दूसरा इन्होंने अपनी कंबस्टन थ्योरी दी। कौन सी थ्योरी दी मेरी? कंबस्टन थ्योरी। इस ज्वलन सिद्धांत और दहन सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने बताया, इस ज्वलन या दहन सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने ये बताया ये ज्वलन या दहन सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने ये बताया कि जब भी आप किसी भी फ्यूल का ऑक्सीडेशन, जब भी आप किसी फ्यूल का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो वहां से हमेशा एनर्जी रिलीज होगी। कौन रिलीज होगी मेरे भाई? एनर्जी रिलीज होगी, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है ना। कह रहा है कि दोस्त जब भी आप किसी फ्यूल, किसी भी ईंधन का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो वहां से हमेशा एनर्जी प्राप्त होती है। आप समझ भी सकते हो एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है, पर मिलेगी एनर्जी। जैसे आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हो, क्यों डलवाते हो? ईंधन है, फ्यूल है। जो उसमें स्पार्कला होता है उससे क्या होती है? स्पार्किंग होती है प्लग से, है ना। तो वहां से क्या होता है? उनके बीच ऑक्सीडेशन होता है, फ्यूल के बीच और ऑक्सीजन के बीच ऑक्सीडेशन होता है। उस ऑक्सीडेशन से हमारी गाड़ियों को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। मैंने खाना खाया, आप बायोलॉजी के अंदर पढ़े होगे, आपने आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी का रहा हो, कभी सुना हो 10th क्लास के अंदर। हम लोग जो खाना खाते हैं उस प्रोसेस से हमारी बॉडी के प्रत्येक सेल के अंदर ग्लूकोज पहुंचता है। जो खाना है वो ग्लूकोज की फॉर्म में हमारे प्रत्येक सेल के अंदर
पहुंच जाता है। हम जो सांस लेते हैं सांस के फॉर्म में ऑक्सीजन हमारे प्रत्येक सेल के अंदर पहुंचती है। ग्लूकोज क्या हो गया, फ्यूल, ऑक्सीजन आपका गैस हो गया। तो फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, और उस ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के बाद उस किसका फॉर्मेशन होता है, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी बनती है, एनर्जी रिलीज होती है। वही एनर्जी से मैं आज बोल पा रहा हूं, आप काम कर पा रहे हो, है ना। तो इन्होंने बताया सबसे पहले बात बताई किसने, तो आंसर था एंटोनी लेवोसियर साहब ने बताया कि जब भी आप किसी भी फ्यूल का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो वहां से हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है। तीसरी इन्होंने अपनी किताब लिख दी और उस किताब का नाम था द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। इन्होंने क्या लिखी, एंटोनी लेवोसियर साहब ने अपनी किताब लिखी और इस किताब का नाम था द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायनों के तत्व। द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायनों की। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसकी हिंदी मत पढ़ लेना भाई। किसी साइंटिस्ट ने अपनी नाम लिखी, अपना किताब लिखा है तो इंग्लिश में ही नाम रहेगा, कभी हिंदी में ढूंढने का सर्च प्रयास करो, है ना। और इस किताब के अंतर्गत इन्होंने उस टाइम डिस्कवर हुए 60 एलिमेंट में कुछ ना कुछ बातों को बताने में बहुत बड़ी सहायताएं दी, और उसी के बेसिस पर इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री और एज वेल एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से नवाजा गया। ठीक है। आप इस बात का कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देंगे। इन इंडिया, भारत में फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आपसे चाहिए कि इन इंडिया, भारत में फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री या फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्त, मैंने क्या पढ़ा है, मैंने सिर्फ अभी इतना पढ़ा है कि केमिस्ट्री का ओरिजिन कहां से हुआ था, कीमिया से। कीमिया क्या है, कुछ पार्टिकल्स के नाम है। पार्टिकल्स कहां पाए जाते हैं, ब्लैक सॉइल में। ब्लैक सॉइल कहां पाई जाती है, नील नदी में। नील नदी कहां फ्लो करती है, इजिप्ट कंट्री के अंतर्गत, है ना। और इस कीमिया का अपने आप में अर्थ क्या है, केमिकल्स, और इन दोनों से कौन बना है, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का अर्थ भी क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं, एंटोनी लेवोजियर। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी किसे कहते हैं, एंटोनी लेवोजियर को। क्यों कहा गया, इन्होंने 3 महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताने में सहायता प्रदान की। पहला, H2O वाटर के बारे में, जिसके अंदर H मतलब हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने, और हाइड्रोजन को हाइड्रोजन नाम दिया था एंटोनी लेवोसियर ने। ऑक्सीजन की खोज किसने की, विलियम सील ने। अधूरी जानकारी दी, लेकिन सबसे पहले खोज किया ना। लेकिन दूसरे अगले ही साल दूसरे एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था प्रिस्टले। प्रिस्टले साहब ने ऑक्सीजन की कंप्लीट जानकारी दी, पर ये दोनों जानकारी देके चले गए ऑक्सीजन के बारे में, पर ऑक्सीजन को नाम नहीं दे पाए। तो नाम किसने दिया था, एंटोनी लेवोसियर ने। कंबस्टन थ्योरी, ज्वलन सिद्धांत, दहन सिद्धांत के अंदर इन्हीं एंटोनी लेवोसियर साहब ने हमें सिखाया कि जब भी आप किसी भी फ्यूल का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो वहां से एनर्जी प्राप्त होगी। एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है। जैसे मेरे इस क्लासरूम के अंदर बेंच पड़ी हुई है, इस स्टूडियो के अंदर चेयर पड़ी हुई है। अगर मैं इन चेयर को आग लगा दूं, बेंच को जला दूं, तो क्या होगा, यहां से फ्यूल है ये, और इस कमरे के अंदर क्या, ऑक्सीजन। दोनों के बीच क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इस कमरे के अंदर हीट एनर्जी मिलेगी, है ना। इन्होंने किताब लिखी, उस किताब का नाम क्या था हमारे पास, मेरे उस किताब का नाम था एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, है ना। सिलेबस की अगर हम बात करें तो हमारे पास सिलेबस होता है। इस सिलेबस की अगर हम बात करें, इनऑर्गेनिक का सिलेबस है। इनऑर्गेनिक के सिलेबस में इतनी सी बात पढ़ने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम पढ़ाने वाले हैं आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेसिक ऑर्गेनिक ऑफ केमिस्ट्री पढ़ लो, तब भी आपका भला हो जाएगा, है ना। इसके अलावा दोस्त हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सेक्शन और होता है जिसे हम अलग अलग सेक्शन में और पढ़ ले रहे हैं, इसके अंतर्गत नहीं आएगा बिल्कुल भी, है ना। जैसे केमिस्ट्री इन डेली लाइफ वाला पोर्शन हो जाता है, आप यूं कह सकते हो, है ना। तो यहां पर हम पढ़ लेते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, या सॉलिड स्टेट भी आप कहते हो, है ना। पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर हम बात करें दोस्त तो दूसरा होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगला है हमारे पास मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है दोस्त। पीरियोडिक टेबल हो गई, पीरियोडिक टेबल, आवर्तन सारणी, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है मेरे दोस्त, इसके अलावा रेडियो एक्टिविटी के अलावा एसिड बेस एंड सॉल्ट भी हो जाएगा। ग्लास हो गया, कोयला हो गया, आयरन, स्टील, हार्डनेस ऑफ वाटर। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ना, जो केमिस्ट्री इन डेली लाइफ के नाम से भी जाने जाते हैं। सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक है, सोप एंड डिटर्जेंट। और भी कोई कुछ बचा हो तो एक्सेट्रा में कर लेना ना भाई।
तो अगर हम बात करें बेसिक्स ही पहले हम बात कवर करेंगे, उसके बाद हम सारी की सारी बातों को लेके चलेंगे। तो पहला सेक्शन है दोस्त हमारे पास जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर को लेकर अगर हम बात करें, पदार्थ की अवस्थाओं को लेकर अगर हम बात करें, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, इस बात पर जाने से पहले अगर दोस्त मैं आपसे कहूं कि हमारे पास मैटर क्या है, पदार्थ क्या है, द्रव्य क्या है ना, मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है इस नेचर का हर वह चीज, इस नेचर की हर वह चीज जो स्थान घेरती है, जिसमें मास होता है, वॉल्यूम होता है, क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। मैटर गली मोहल्ले वाला नहीं है ना। तो अगर हम बात करें तो मैटर क्या है, तो इसमें आप आंसर इस तरह से डिलीवर कर सकते हो कि एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स, एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स, एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स which occupy space, space, ब्रह्मांड में उपस्थित हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है, ब्रह्मांड में उपस्थित हर वह चीज जो स्थान घेरती है, मैटर पदार्थ कहलाती है, मैटर पदार्थ कहलाती है, मैटर पदार्थ कहलाती है। अच्छा, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ, एग्जांपल के तौर पर कुछ भी आप लिख सकते हो है ना, जैसे पल पेन हो गया, मैं हो गया, पेन हो गया, टेबल हो गया, कुछ भी लिख लो आप, जो भी मर्जी करे। इस कमरे के अंदर दिखाई देने वाली हर चीज भी मैटर है हमारे लिए, है ना। अगर हम बात करें दोस्त, हमारे पास एक होता है टाइप्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर, टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाओं के प्रकार। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाओं के प्रकार। अगर दोस्त हम बात करें हमारे पास पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आंसर होता है हमारे पास पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। पहली स्टेट का नाम होता है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, ठीक है दोस्त। दूसरी होती है लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था। अगर हम बात करें अगली हमारे पास कौन सी होती है, तो आंसर होता है गैस स्टेट, गैस अवस्था। अगली अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास प्लाज्मा स्टेट होती है, प्लाज्मा अवस्था होती है। और लास्ट वाली होती है बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये दोस्त हमारे पास पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 5। अच्छा, अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि सॉलिड स्टेट क्या होती है, ठोस अवस्था क्या होती है। अगर ये एक्सप्लेन करने के लिए कह दिया जाए कि हाउ वी कैन डिफाइन सॉलिड स्टेट, देन आंसर विल बी, तो सर जिसका शेप और वॉल्यूम, जिसका शेप और वॉल्यूम, आयतन और आकार, वॉल्यूम मीन्स आयतन, शेप मीन्स आकार, आकृति, है ना। दोनों ही कैसे हो मेरे भाई, फिक्स हो। फिक्स का मतलब निश्चित हो, है ना। जैसे अगर मान लो मैं हूं, मैं भी सॉलिड में ही आ रहा हूं, टेबल भी सॉलिड में आ रही है, जितना जगह मैंने यहां पर किया है, जितना मेरा वॉल्यूम यहां पर है, जो स्ट्रक्चर यहां पर है वही उस जगह रही, वही उस जगह रही है, समझ में आ रहा है ना। जिसका वॉल्यूम कैसा हो, फिक्स, और जिसका सॉलिड आयतन भी कैसा हो, फिक्स। दूसरी स्टेट है जिसे हम कह रहे हैं लिक्विड स्टेट। हाउ वी कैन डिफाइन लिक्विड स्टेट क्या होती है। सर लिक्विड स्टेट की बात करें तो लिक्विड स्टेट में क्या होता है सर, शेप फिक्स नहीं होती, शेप इज नॉट फिक्स। लेकिन वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम प्रॉपरली फिक्स होता है। जैसे अगर मान लो मेरे पास एक गिलास पानी, इसका वॉल्यूम फिक्स है ना, कि एक गिलास पानी है, जो भी उसके अंदर पानी हुआ 1 लीटर 2 लीटर जो भी, वॉल्यूम तो फिक्स है ना। अब गिलास के अंदर तो उसका सिर्फ सर्कुलर है, अगर किसी रेक्टेंगल बॉडी में पड़ा हो तो रेक्टेंगल जैसा, एक कमरे के अंदर होगा तो जैसा ही स्क्वायर है तो स्क्वायर की फॉर्म में, मतलब स्ट्रक्चर तो डिफरेंट हो सकती है पर पानी वॉल्यूम 1 लीटर ही रहेगा, है ना।
अगर तीसरी अगर हम बात करें दोस्त, हाउ वी कैन डिफाइन गैस स्टेट, हाउ वी कैन डिफाइन गैस स्टेट, गैस स्टेट क्या होती है। अगर हम गैस स्टेट की बात करें तो दोस्त इसका अगर हम बात करें, शेप जो होता है वो भी फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स, और इसका जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स नहीं होता। तो जिसका वॉल्यूम और शेप दोनों ही फिक्स ना हो, ऐसी कंडीशन को दोस्त हम क्या कहते हैं, गैस स्टेट कहते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ लेता इन तीनों में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसका होगा। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स समझते हो क्या होता है। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स की बात करें तो इसे हिंदी में कहते हैं अंतरा आणविक बल। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, व्हाट इज इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, देन आंसर विल बी that force which act between that force which act between layers which act between molecules of any substance of any state। किसी भी अवस्था के, किसी भी अवस्था के अणुओं के बीच लगने वाले बल को अंतरा आणविक बल कहते हैं। मतलब जो किसी लिक्विड के मॉलिक्यूल को बांधे रखे, जो किसी स्टेट के मॉलिक्यूल को बांधे रखे, है ना, उसे हम इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो यहां से प्रश्न आता है कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस में होता है। अच्छा, जिसके अंदर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसके मॉलिक्यूल बहुत पास पास होंगे, तेजी से बंधे होंगे, और इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जहां वीक होगा वो मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे। तो आप मुझे बता सकते हो सॉलिड गैस स्टेट में सबसे ज्यादा पास मॉलिक्यूल किसके होते हैं। तो सॉलिड स्टेट की बात करूंगा, सॉलिड स्टेट मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से होते हैं, सॉलिड स्टेट के मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से आपस में बंधे होते हैं। जबकि लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से होते हैं, और गैस स्टेट की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से होते हैं। तो आप मुझे बता सकते हो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस में दिखाई दे रहा है, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, या गैस स्टेट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई। सर अगर हम बात करें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, आईएफ से डिनोट कर दिया है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या कहता है, पहले कम फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा। तो सबसे ज्यादा अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है तो किसका है दोस्त, सॉलिड का, और सबसे कम किसका है, गैस का। गैस के मॉलिक्यूल इंटरमोलिक्यूलर फोर्स वीक होता है, उससे ज्यादा होता है लिक्विड के बीच मजबूत, और उससे भी ज्यादा मजबूत होता है सॉलिड के बीच। अच्छा, अगर मैं पूछ लेता कंप्रेसिबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। सर मैं तो ये समझ नहीं कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, कंप्रेस प्रेस मतलब दबाना है ना, कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी संपीड़ितता, किसको कितना कंप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है ना। तो संपीड़ितता का बढ़ता हुआ क्रम, संपीड़ितता का बढ़ता हुआ क्रम, संपीड़ितता का बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। तो दोस्त सबसे ज्यादा कंप्रेस किसको कर सकते हैं, गैस को, और सबसे कम किसको कर सकते हैं, सॉलिड को। तो पहले हम इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे पहले कम सॉलिड को, उससे ज्यादा लिक्विड को, और उससे ज्यादा गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। मेरे भाई आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी कि मैंने आपको जो पढ़ाया है, वो जो सिखाया है, क्या वो बात आप मेरी सीख पा रहे हो। का फिर से रिवाइज कर देता हूँ। मैटर क्या है, हर वह चीज जो स्थान घेरती है, जिसमें आकार होता है, आयतन होता है, मास होता है, वेट होता है, वो क्या कहलाती है, मैटर, पदार्थ कहलाती है। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, पहली स्टेट सॉलिड, दूसरी लिक्विड, तीसरी गैस, चौथी प्लाज्मा, और पांचवी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सॉलिड स्टेट क्या होती है, जिसका वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स होते हैं, ऐसी स्टेट को हम कहते हैं सॉलिड स्टेट। और एक ऐसी स्टेट जिसमें वॉल्यूम फिक्स हो पर शेप फिक्सन हो, ऐसी स्टेट को लिक्विड स्टेट के नाम से जानते हैं। और ऐसी स्टेट जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स ना हो, उसे हम गैस स्टेट के नाम से जानते हैं। ठीक है। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स की बात करूं, अंतर आणविक बल की बात करूं, तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कहता है दैट फोर्स विच एक्ट
बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी स्टेट, किसी भी अवस्था के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले बल को हम कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसमें होता है? सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में और उससे कम गैस में, है ना। अगर कंप्रेसिबिलिटी का बढ़ता हुआ या घटता हुआ क्रम पूछ रहे तो कैसे करें? कंप्रेसिबिलिटी का मतलब सबसे ज्यादा कंप्रेस किसको किया जा सकता है? तो सबसे ज्यादा कंप्रेस कर किया जा सकता है मेरे भाई, सबसे ज्यादा कंप्रेस अगर हम कर सकते हैं तो गैस को, उससे कम लिक्विड को और उससे कम कर सकते हैं सॉलिड को, है ना। चलिएगा, तो आज के लिए हम पढ़ेंगे इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। बाय बाय, टेक केयर।